इस वीडियो में हम लोग लाइन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सरफेस एलिमेंट, उसके बाद वैल्यूम एलिमेंट इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन अ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कंबाइनली इन अ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पीछे की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ी सी बता दूं। हमने ये बताया था कि ये हमारा कोई सिस्टम है, यस वाई यस टी एम सिस्टम। उसमें Q1, Q2, Q3 कोऑर्डिनेट एक्सिस थे और स्केल फैक्टर था H1, H2, H3। इनकी वैल्यू होती क्या है? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अगर बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम यस वाई यस टी एम सिस्टम में Q1 एक जगह पे x होता है, दूसरा y एक्सिस होता है, तीसरा z एक्सिस होता है। और जो स्केल फैक्टर की वैल्यू होती है H1 का 1, H2 का 1, H3 का 1। ऐसे हम दूसरा बात करें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यस वाई यस टी एम सिस्टम, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू स्पेसिफाई द एनी पॉइंट इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर आर थीटा एंड फाई। H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू r होती है, H3 की वैल्यू r साइन थीटा होता है। इसी तरह हमारा सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो अगर, तो क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो रो होता है, r इज रिप्लेस्ड बाई रो। हियर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, हियर r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। एंड दूसरा होता है फाई, तीसरा होता है z। H1 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1, H2 की वैल्यू रो होती है, H3 की वैल्यू 1 होती है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन वी फाइंड द लाइन एलिमेंट, surface element and a volume element in a curvilinear coordinate system, Cartesian coordinate system and a spherical polar coordinate system, cylindrical coordinate system। तो हम जानते हैं कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का 2 पार्ट होता है। कौन कौन? तो पहला होता है स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल। तो हम सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन एलिमेंट, LINE लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट की बात हम क्या करते हैं? तो पीछे वाली वीडियो में हमने फाइंड किया था डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट इज गिवन बाई एच डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू H1 DQ1 का होल स्क्वायर प्लस H2 DQ2 का होल स्क्वायर प्लस H3 DQ3 का होल स्क्वायर। पीछे की वीडियो में इन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम सपोज कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं सपोज दैट r इज द फंक्शन ऑफ Q1, Q2, Q3। किसी पॉइंट का पोजीशन शो कर रहा है ये, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ r इज गिवन बाई r। अब इसका हम क्या करेंगे? डेल r अपान डेल Q1 DQ1 डेल r अपान डेल Q2 DQ2 डेल r अपान डेल Q3 DQ3। वही पीछे वाली फंडा हम अपनाते हैं। यदि f इज द फंक्शन ऑफ x y z then this equation is can be written in differential form df is equal to del f upon del x dx plus del f upon del y dy प्लस डेल f अपान डेल z इंटू dz। वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है। और हमने पीछे ये डिफाइन किया था, जो डेल r अपान डेल q होता है एक वेक्टर होता है। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास r इज द वेक्टर देन दिस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। तो ऐसे हम क्या करते हैं? अगर मान चलिए x हमारा वेक्टर है तो x को है मैग्नीट्यूड हो गया, x का मैग्नीट्यूड हो गया और यूनिट वेक्टर हो गया। That means any vector can be written in the form of magnitude with unit vector in the product। तो ऐसे डेल क्यू को, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ डेल आर
अपॉन डेल Q1 E1। E1 इज द यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ Q1 एक्सिस, और हम स्केल फैक्टर डिफाइन किए थे H1 Q1 से रिलेटेड है, इज इक्वल टू डेल R अपॉन डेल Q1 का मॉडुलस वैल्यू। ऐसे हम इसको पूरे इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल Q1 E1 डी Q1 प्लस डेल आर अपॉन डेल Q2 का माड, इसकी यूनिट वेक्टर E2 कैप, और डी Q2 हो गया प्लस प्लस डेल आर अपॉन डेल Q3 E3 कैप डी Q3। अब हम जानते हैं कि Q1 है तो इससे एसोसिएटेड स्केल फैक्टर H1 है, जहाँ Q2 होगा H2 होगा। वैसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर इज इक्वल टू, इसके जगह पे H1 E1 कैप डी Q1 प्लस इसके जगह पे H2 E2 कैप डी Q2 प्लस इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, H3 E3 कैप डी Q3। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, देन द आर स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो सो स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इज गिवन बाई, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई हमें लेंथ देगा, तो उसी को कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ कहते हैं। तो स्क्वायर यस QUARE स्क्वायर ओ एफ ऑफ ALEMENT एलिमेंट ऑफ ARC आर्क आर्क LENGTH लेंथ इज गिवन बाई। जैसे अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता तो ए आर जो स्क्वायर हमने किया है एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, बट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस डिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन, इट मे बी अ कर्व, एक कर्व हो सकता है, कर्व होगा तो उसका कोई आर्क होगा, उसी आर्क की लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम कार्टेशियन में स्ट्रेट लाइन पाएंगे और आगे थोड़ी सी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर हट जाएगा, H1 डी Q1 का होल स्क्वायर प्लस H2 डी Q2 का होल स्क्वायर, फिर इस वाली टर्म को H3 डी Q3 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं जो ये डिस्टेंस H1 डी Q1 H2 डी Q2 H3 डी Q3 इज कॉल्ड द लाइन एलिमेंट along the coordinate axis। तो the distance H1 d Q1 H2 d Q2 and H3 d Q3 are called line elements along the coordinate axis, along the coordinate axis। अगर हम बात करें ऐसे ही कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम SYSTEM सिस्टम में हम क्या बात करते हैं, तो हम जानते हैं जो हमारा Q1 होता है X होता है, Q2 होता है Y होता है, और जो Q3 होता है Z होता है। शुरुआत की वीडियो में मैं ही इसको डिस्कस किया हूँ। H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू 1, H3 इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन ए, तो हम क्या पा जाएंगे, डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 की वैल्यू क्या है 1 है, D1 डॉट Q1 की वैल्यू क्या है X का होल स्क्वायर,
प्लस H2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे D है, D Q2 की वैल्यू क्या है y का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा H3 की वैल्यू क्या है 1 D Z का होल स्क्वायर। इस तरह से डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर हम बात करते हैं दूसरी वाली चीज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब क्या होगा, अगर हम कहें कि सिर्फ हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देन वाई एंड जेड रिमेन कांस्टेंट, देन द डेरिवेटिव ऑफ वाई एंड जेड जीरो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डी आर, अगर देखिए यहाँ पे डी आर स्क्वायर एक्स, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं डी आर इज इक्वल टू डी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस बिकॉज y एंड z रिमेन कांस्टेंट, सो द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ y एंड z इज जीरो। अगर हम यही बात करें डी आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई का स्क्वायर होगा, क्योंकि x एंड z का होगा कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, ताकि इफ एनी पर्सन मूव अलॉन्ग y एक्सिस देन द ओनली वन द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट चेंजेज एंड x एंड y coordinates value remain constant, so the derivative, that means dz shows the change in z coordinate is zero and x coordinate is zero। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी आर वाई इज इक्वल टू डी वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस। ऐसे अगर हम बात करें डी आर जेड का होल स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर जेड इज इक्वल टू डी जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा ALONG अलॉन्ग जेड एक्सिस। ये वही वाली फंडा कि y और x क्या हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। ऐसे हम फाइंड करना चाहते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हम पीछे ही जस्ट डिस्कस किए हैं Q1 इज इक्वल टू आर, Q2 इज इक्वल टू थीटा, Q3 इज इक्वल टू फाई एंड H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू आर, H3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, हियर द इक्वेशन ए, तो हम क्या पा जाते हैं डेल आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 की वैल्यू हमारा 1 है, 1 इंटू डी Q1 की वैल्यू हमारा क्या है आर का होल स्क्वायर, प्लस H2 की वैल्यू आर है, डी Q2 की वैल्यू थीटा है का होल स्क्वायर, H3 की वैल्यू आर साइन थीटा, डी 3 का वैल्यू क्या है Q फाई स्क्वायर। ये चीज़ें हमने जहाँ पे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे इसको डिफाइन किया था, कैसे चेंज होता है यूनिट एलिमेंट हमने डिफाइन किया था। इन सब चीज़ों को बहुत विस्तृत वर्णन किए हैं लोग पीछे, लेकिन यहाँ पे हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर से हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का होल स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं कि केवल डिफरेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो evidently the differential line element elements along coordinate axis के अलॉन्ग हम फाइंड करें। यहाँ पे भी हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ही अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड किया है। तो वही क्या, अगर हम चाहते कोई व्यक्ति अगर आर कोऑर्डिनेट पे मूव कर रहा है, इफ एनी पर्सन मूव्स ऑन आर कोऑर्डिनेट देन द वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाई रिमेन कांस्टेंट, सो द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर आर पे कोई व्यक्ति मूव कर रहा है आर,
यहाँ पे r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको यस से डिनोट कर देते हैं, आर आर दोनों हो जा रहा है, यस इज इक्वल टू यस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस आर इज इक्वल टू डी आर अलांग अलांग आर एक्सिस, अलांग आर एक्सिस या आर कोऑर्डिनेट डी एस थीटा। इफ एनी पर्सन मूव्स अलांग अ थीटा एक्सिस then the only the value of theta varies and phi and r remain constant, so the derivative form of theta and r is equal to 0. That means no change in r and phi. D so derivative shows the change in any function. So if r and phi is constant, then the derivative of r and phi remain 0, हमेशा 0 ही बना रहेगा। तो यहाँ पे फाई की अगर हम बात करें तो ए वाली टर्म 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे क्या पा जाएंगे, डी एस, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा अलांग ए एल ओ एन जी अलांग थीटा कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट आर एक्सिस। ऐसे हम बात करते हैं डी एस फाई की अलांग फाई एक्सिस। तो भी यहाँ पे ए और ए वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्या बचेगा, आर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई का होल स्क्वायर। जो दोनों साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो डी यस फाई इज इक्वल टू क्या पा जाएंगे, आर साइन थीटा डी फाई अलांग फाई कोऑर्डिनेट। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं किस कोऑर्डिनेट की, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पीछे हमने डिस्कस किया है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, रो होता है, वेयर द रो इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। 2 की जो वैल्यू होती है फाई होती है, Q3 की जो वैल्यू होती है जेड होती है, वेयर जेड इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। जहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिस्कस किया है वहाँ पे इन चीज़ों को बताया था। और H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू क्या होती है, रो होती है, H3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की जो वैल्यू क्या हो जाएगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 का मान क्या है, 1 है, 1 डी Q1 का मान क्या है, रो है, तो रो का होल स्क्वायर प्लस H2 की मान क्या है, रो है, डी Q2 का मान क्या है, डी फाई का होल स्क्वायर प्लस H3 का मान क्या है, 1 है, Q3 का मान क्या है, जेड है, तो डी जेड का होल स्क्वायर। इन जर्नल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी रो का होल स्क्वायर प्लस रो डी फाई का होल स्क्वायर प्लस डी जेड का होल स्क्वायर। इसी तरह हम चाहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट लाइन एलिमेंट देना, तो डिफरेंशियल लाइन LINE लाइन एलिमेंट्स अलांग कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अगर हम केवल रो पे मूव करते हैं तो हमारी रो वाली वैल्यू रहेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी एस रो इज इक्वल टू डी रो, ताकि स्क्वायर हट जाएगा, अलांग रो एक्सिस या रो कोऑर्डिनेट। ऐसे डी एस फाई की अगर बात करते हैं तो रो डी फाई। इस चीज़ों को भी मैंने डिस्कस किया है जहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हम लोग, लेक्चर 3 हमको याद है, फाई एक्सिस। इसी तरह डी एस जेड इज इक्वल टू डी जेड अलांग ALONG अलांग जेड एक्सिस। अब हम बात करते हैं सरफेस एलिमेंट की। तो सरफेस एलिमेंट कैसे देते हैं, तो हम पीछे इस चीज़ को कई बार बता चुका है कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है।
और ये हमारे पास कोई घन है, क्यूब है। तो अगर हम चाहते हैं ए बी सी डी अर्थात इसकी सरफेस एरिया फाइंड करना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी की जो प्लेन है जेड और एक्स प्लेन में लाई कर रही है एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस एरिया देन द परपेंडिकुलर एक्सिस शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस एरिया, अर्थात इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलांग, और इसकी प्लेन किधर लाई कर रही है, एक्स एंड जेड प्लेन में। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डी एक्स डी जेड, और जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करता है, दैट मीन्स जो डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन शो करेगा वो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी, उसकी यूनिट वेक्टर वाई कैप। सेम टू सेम यही फंडा में अपना के सरफेस एलिमेंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन इजिली फाइंड सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो एन एलिमेंट ऑफ एरिया लेइंग ऑन अ कोऑर्डिनेट सरफेस, एन एलिमेंट ऑफ एरिया लेइंग ऑन कोऑर्डिनेट यस यू आर एफ ए सी ई सरफेस। तो हम क्या करेंगे, एक बार अगर हम ऐसे कह दें कि ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, अगर हम ऐसे कह दें कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये वाली प्लेन हमारी कहाँ पे है, आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई प्लेन में है, एंड जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया, सो द वैल्यू ऑफ दिस सरफेस एरिया इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई एंड जेड इज perpendicular to this surface area, so this axis shows the direction of this surface area, so use the unit vector z cap। ये इसका हो जाएगा। ऐसे हम x को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री कोऑर्डिनेट है विच आर इंडिपेंडेंट, Q2 Q3, एक बार Q1 को कांस्टेंट करेंगे, Q2 को कांस्टेंट करेंगे, Q3 को कांस्टेंट करेंगे, तो ऐसे हम पा जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम काम कर देते हैं, Q1 को पहले कांस्टेंट करते हैं, Q1 को कांस्टेंट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी एस 1 इज इक्वल टू 1 को हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें देखिए यक्स कांस्टेंट है तो यक्स को वाई कांस्टेंट है हियर, तो वाई को हमने छोड़ दिया है, यक्स जेड लिया है और वाई की यूनिट वेक्टर लिया है। ऐसे अगर यहाँ पे जेड कांस्टेंट है तो जेड को छोड़ दिया है, यक्स वाई लिया है, तो वैसे Q1 को छोड़ देंगे, ताकि Q1 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तब हमारी लाइन एलिमेंट क्या हो जाएगी, लाइन एलिमेंट अलोंग टू द Q2 एक्सिस इंटू लाइन एलिमेंट अलोंग टू द Q3 एक्सिस। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, लाइन एलिमेंट की जो वैल्यू होती है H1 डी Q1 अलोंग Q1 एक्सिस, पीछे हमने बात किया है। ऐसे ही H2 डी Q2 होगा अलोंग Q2 एक्सिस, ऐसे ही H3 डी Q3 होगा अलोंग Q3 एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा Q1 कांस्टेंट हो गया, तो ए वाली लाइन का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो H2 डी Q2 इंटू H3 डी Q3 और परपेंडिकुलर है Q1, तो E1 का कैप, इस तरह हम का पा जाएंगे H1 H2 डी Q1 2 डी Q3। ऐसे हम चाहते हैं DS2 फाइंड करना, तो 2 को छोड़ देंगे, H1 H3 डी Q3, और कौन का परपेंडिकुलर है, E2 परपेंडिकुलर, तो यूनिट वेक्टर ले लेंगे, मतलब E2 शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं DS3 को फाइंड करना, तो मापांक वैल्यू लेंगे, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। DS3 फाइंड करना चाहते हैं तो H1 H2 डी Q1 डी Q2 E3 कैप, अगर इसी की मापांक वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो H1 H2 डी Q1 डी Q2 इसकी 1 हो जाएगा मान।
तो हम इस तरह से सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड करते हैं। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम SYSTEM सिस्टम में हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 3 एक्सिस होती हैं विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक्स हम सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं, वही वाली पीछे हमने डिस्कस किया है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो यक्स जो कांस्टेंट होगा तो डी यस एक्स कांस्टेंट हो गया, तो H1 H2 H3 DQ2 DQ3 और 1 हमारा कांस्टेंट है तो यक्स कैप हो गया। डी यस का अगर मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा H2 H3 DQ2 DQ3। तो हम जानते हैं क्या होता है Q1 इज इक्वल टू यक्स, Q2 इज इक्वल टू वाई, Q3 इज इक्वल टू जेड और H1 H2 और H3 तीनों की वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 डी क्यू का मान डी वाई डी जेड। तो इस तरह से हमारा डी एक्स मिल जाएगा क्या डी वाई डी जेड। इसी तरह डी यस वाई हम फाइंड करना चाहते हैं तो डी एक्स डी जेड और वाई इज द परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एरिया शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। इसी तरह डी यस जेड हम फाइंड करना चाहते हैं तो डी यक्स डी वाई और जेड क्या है परपेंडिकुलर है तो जेड की यूनिट वेक्टर अगर मापांक वैल्यू इसका लेते हैं, मापांक वैल्यू लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डी यस एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी जेड मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा डी यस वाई इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड मिल जाएगा। ये हमको क्या दे देगा डी यस जेड इज इक्वल टू ये क्या दे देगा डी एक्स डी वाई दे देगा। ऐसे हम अब फाइंड करते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम जानते हैं क्या चीज़ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में Q1 की जो वैल्यू होती है R होती है, Q2 का क्या होता है थीटा, Q3 इज इक्वल टू का होता है फाई एंड H1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, H2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है R होती है, H3 की जो वैल्यू होती है R साइन थीटा होती है। अब हम सरफेस एरिया देना चाहते हैं। अगर हम कहें सरफेस एरिया हम देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको एक एक्सिस को कांस्टेंट करना होगा। तो हम सबसे पहले R को कांस्टेंट करते हैं। इफ़ R इज इक्वल टू कांस्टेंट देन R एक्सिस R कोऑर्डिनेट शोज द डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस एरिया। डी एस आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा H2 H3 DQ1 DQ3 R कैप ई आर हम यूज कर लेते हैं। अगर हम इसकी मापांक वैल्यू की बात करें डी एस आर इज इक्वल टू H1 का मान हमारे पास H2 का मान क्या है R है, H3 का मान क्या है R। द वैल्यू ऑफ H3 इज इक्वल टू R साइन थीटा। DQ2 का मान क्या है D थीटा D फाई। इसका मान क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा D फाई। अगर हम टोटल वैल्यू फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो डी एस आर इज इक्वल टू हम का पा गए R स्क्वायर साइन थीटा D फाई ई आर कैप। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा और फाई हमारे पास है, दो इंटीग्रेशन है R स्क्वायर साइन थीटा D फाई ई कैप। हम जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस किसी भी स्फीयर का इन्फिनिटी तक हो सकता है, बट हम एक फाइनाइट रेडियस वाली स्फीयर की वैल्यू की बात स्फीयर की हम रेडियस की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस फाइनाइट हो। तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके पाई के बीच होती है एंड द वैल्यू ऑफ फाई लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर थीटा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 to पाई और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 2 पाई। आर इज द कांस्टेंट, आर हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया।
0 2 यहाँ पे पाई हो गया साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे 0 से 2 पाई डी फाई ई आर कैप, ताकि डायरेक्शन शो कर रहा है आर का इस सरफेस एरिया का। यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 2 पाई माइनस कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा फाई, इस वाली टर्म का फाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 0 ई आर कैप, यहाँ पे आर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस, अगर दिक्कत होता है तो हम कर देते हैं माइनस कॉस 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ई आर कैप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कास पाई का मान होता है -1, तो यहाँ पे -1 माइनस कास 0 का जो मान होता है 1 होता है, 2 पाई ई आर कैप हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर -2 का जब माइनस में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा इंटू 2 पाई ई आर कैप। तो यहाँ से हम कहाँ पा गए 4 पाई आर स्क्वायर ई आर कैप, अर्थात हमारे पास कोई स्फीयर है, ये 3D में है, तो ये हमारा ई आर होगा, यही हमारा रेडियस आर होता है। हम जानते हैं स्फीयर का ये सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, SPHERE स्फीयर, कितनी अच्छी टूल्स है। ऐसे हम अगर फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे हम फाइंड करना चाहते हैं अलॉन्ग, अगर हमारे पास फाई कांस्टेंट हो जाए, फाई कांस्टेंट हो जाए तो डी एस फाई इज इक्वल टू, दूसरा कोऑर्डिनेट है ये, तो H2 और DQ2 को हम रिमूव कर देंगे, H1 H3 DQ1 DQ3, और ये फाई है तो फाई की यूनिट वेक्टर ई फाई, H1 की जो मान होती है 1 होती है, H3 का मान जो होता है आर साइन थीटा होता है, DQ1 का जो मान होता है आर होता है, DQ3 का जो मान होता है फाई होता है, ई फाई फाई है ना हमारे पास, तो थीटा है ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट फाई कैप। अब टोटल क्या हो जाएगा डी एस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई ई फाई कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड इसका लेते हैं, मतलब ई थीटा शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। ऐसे हम चाहते हैं डी एस फाई को फाइंड करना, तो फाई हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट है, H3 DQ3 को रिमूव कर देंगे, तो H1 H2 DQ1 DQ2 की बात करते हैं, हम सिर्फ DQ2 की हम बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा H1 का 1 H2 का R, DQ1 का मान R होता है, DQ2 का मान क्या होता है थीटा होता है, और यहाँ पे हमारे पास ई फाई क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं डी एस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे डी एस फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा आर डी थीटा ई फाई कैप। मैग्नीट्यूड अगर हम इसका लेते हैं डी एस फाई की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आर डी थीटा हमारे पास हो जाएगा। टोटल हम सरफेस एरिया अगर फाइंड करना चाहते हैं तो एस डी फाई इज इक्वल टू इन डबल इंटीग्रेशन आर डी फाई, और फाई यूनिट वेक्टर हो गया, डेट शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया। तो इस तरह का हमें एक हाफ प्लेन वाली सर्कल का एक इक्वेशन मिलेगा, हाफ प्लेन सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसे हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तीसरा हमारे पास क्या होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट SYSTEM सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं Q1 की जो वैल्यू होती है रो होती है, Q2 की जो वैल्यू होती है फाई होती है, Q3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जेड होती है, और H1 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, H2 की वैल्यू रो होती है, H3 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो हम चाहते हैं इफ़
रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन्स रो shows द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस एरिया विच आर फाइंड इन दिस केस। तो डी यस रो इज इक्वल टू, रो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो H2 H3, H1 रिमूव कर देंगे, DQ2 DQ3 और इसका यूनिट वेक्टर ई रो का। H2 का मान क्या है, रो है, H3 का मान 1 है, DQ2 का मान क्या है, डी रो है, Q3 का मान DZ ई रो कैप। तो इस तरह से हमारे डी एस रो का अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम क्या पा जाएंगे, रो डी जेड। अगर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना चाहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रो, तो रो के डायरेक्शन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन रो डी जेड। आप जानते हैं कि इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट रो फाई और जेड दिया हुआ है। तो जो रो होता है ये परपेंडिकुलर लेंथ होता है और यहाँ से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं और एक सिलेंडर फाइंड होता है कुछ इस तरह का। अगर हमारी पॉइंट यहाँ पे है तो ए वाली हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये जो हमारी पॉइंट होता है, एक कोण होता है एजमुथल एंगल फाई और ये जो लेंथ होती है जेड होती है। तो हम बात करते हैं फाइनाइट लेंथ वाली सिलेंडर की और जिसकी रेडियस फाइनाइट हो। तो इन दिस केस अगर फाइनाइट हमारे पास है तो द वैल्यू ऑफ रो लाइज बिटवीन, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है तो आर, और जो जेड की वैल्यू लाई करेगी 0 to z, अगर इसकी लेंथ z इज इक्वल टू एल है तो एल। तो इंटीग्रेशन करते हैं डी एस रो इज इक्वल टू, हमारे पास रो का कोऑर्डिनेट क्या है 0 to r रो डी रो इंटू 0 to l डी जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो का स्क्वायर अपान 2 0 to r, यहाँ पे क्या हो जाएगा z 0 to l। हम क्या पा जाएंगे यहाँ पे आर स्क्वायर अपान 2, यहाँ पे क्या पा जाएंगे जेड। तो इस केस में हम क्या पा गए, सॉरी यल आर स्क्वायर अपान 2। ऐसे हम दे सकते हैं क्या, इफ हमारे पास फाई कांस्टेंट हो जाए, फाई जो कांस्टेंट होगा, फाई कांस्टेंट होगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट है तो डी एस फाई इज इक्वल टू H1 H3, ताकि दूसरा का वाला को रिमूव कर देंगे, DQ1 DQ3 हो जाएगा हमारे पास। H1 का मान 1 होता है, H3 का मान 1 होता है और DQ1 का मान होता है D रो 1 और DQ3 का जो मान होता है DZ होता है। इस तरह से हम और का पा जाएंगे D रो DZ पा जाएंगे और यूनिट वेक्टर ई फाई। ऐसे अगर इफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर जेड इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है तो डी एस जेड इज इक्वल टू का हो जाएगा H1 H2, ताकि Z3 कोऑर्डिनेट है तो H3 और Q3 रिमूव हो जाएगा, DQ1 DQ2। H1 का मान होता है 1, H2 का मान होता है रो, Q1 का मान होता है रो और Q2 का मान होता है फाई। तो रो डी फाई। अगर हमारे पास लेंथ फाइनाइट हो जाता है किसी सिलेंडर की तो हम क्या करते हैं, टोटल अगर हमें यस जेड देना है तो इंटीग्रेशन 0, अगर रेडियस फाइनाइट है तो हम मान लेते हैं आर। अगर थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये पूरी प्लेन, ये कितना एंगल का कोण बनेगा 2 पाई, मतलब फाई जो लाई करेगा 2 पाई से 0 के बीच में लाई करेगा। हमने जहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है वहाँ पे इसको डिस्कस किया है। 2 पाई इज इक्वल टू रो डी फाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो का स्क्वायर अपान 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी फाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 2, ताकि ये हमारा 0 to r है, कैपिटल R है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं
यस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे हम वैल्यूम हम फाइंड करना चाहते हैं, तो वैल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं वैल्यूम इज इक्वल टू वैल्यूम अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, वैल्यूम एलिमेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, तो मान के चलिए हमारे पास कोई क्यूब है, तो इसकी सभी भुजाएं सभी साइड आपस में इक्वल होंगी। एक्स ए भी हमारा एक्स है, ए भी हमारा एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स गुणे एक्स। इस तरह से हम का पा गए एक्स क्यूब। इस तरह मतलब इस वाली लेंथ का हमने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट कर दिया है। तो हम जानते हैं जो लेंथ होती है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में h1 d q1 एक q1 एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, h2 d q2 एक q2 एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, h3 d q3 ये हमारा q3 एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं। तो ऐसे वैल्यूम एलिमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो कंसाइडर और इनफाइनाइटली स्मॉल पैरेललोपिपेड विथ इट्स एज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ताकि इसका भी एज जो होगा, ये जितने भी एज है ये तो कंसाइड करेंगे या तो पैरेलल होंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के। तो वही हम कर रहे हैं कंसाइडर इन इनफाइनाइटली स्मॉल यस एम ए डबल एल स्मॉल पैरेललोपिपेड विथ इट्स EDGES एजेज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यूम। तो हम जानते हैं सबसे पहले लेंथ एलिमेंट कैसे देते हैं, DSI इज इक्वल टू HI DQI। जहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बात किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी हमने व्याख्या की है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के इंट्रोडक्शन में। तो अगर हमें वैल्यूम देना है तो अगर सरफेस की बात कर लें तो सरफेस हमारे पास क्या होता है, द एरिया, वही पीछे वाली बात की डिस्कस कर रहे हैं, द एरिया ऑफ द FACES फेसेज ऑफ पैरेललोपिपेड आर। तीन गुज की सरफेस एरिया होगी, एक में तीनों में एक एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा डायरेक्शन शो करेगा उसका, उस सरफेस एरिया का। DS1 इज इक्वल टू H1 H3 DQ1 DQ3 DS2 हो गया है, DS1 इज इक्वल टू H2 DQ3 DQ2 H3 DQ3, ताकि 1 इसमें नहीं है तो 1 को 1 है यहाँ पे, 1 को इसमें से रिमूव कर देंगे, H2 H3 DQ2 DQ3। अगर मान के चलते हैं इसका यूनिट वेक्टर ER है तो कैप्स गुणा कर देते हैं, ताकि मापांक इसका 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं तीसरा का वाला क्या हो जाएगा, DS3 इज इक्वल टू H1 H2 DQ1 DQ2 E3 कैप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अगर हम चाहते हैं वैल्यूम फाइंड करना तो इन पूरे लेंथ को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो सो वैल्यूम एलिमेंट यहाँ पे देखते हैं हम कि किसी क्यूब का जो वैल्यूम हुआ है एक्स क्यूब हुआ है, क्या ये एक्चुअल में यह सही है कि नहीं, हम इस ट्रांसफॉर्मेशन से देख सकते हैं। तो वैल्यूम को हम डी टाउ से शो कर रहे हैं, H1 H2 H3
dq1 dq2 dq3। हम कुछ किए नहीं है, कैसे हम ये कर रहे हैं, तो h1 dq1 इस वाली एक्सिस का लंबाई का गुणा कर दिए इस वाली एक्सिस में, क्रॉस h2 dq2 इस वाली एक्सिस की लंबाई का गुणा कर दिए h3 dq3 इस वाली एक्सिस की लंबाई, इस वाली एक्सिस में जो लंबाई है उसका गुणा कर दिया। तो हम जानते हैं लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई इज इक्वल टू मीटर क्यूब, विच इज द यूनिट ऑफ वैल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यूम हो गया हमारा। हम अब देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिर वही कहानी, q1 इज इक्वल टू एक्स, q2 इज इक्वल टू वाई, q3 इज इक्वल टू जेड, h1 इज इक्वल टू 1, h2 इज इक्वल टू 1, h3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे d टाउ इज इक्वल टू 1 1 1, h1 h2 h3 का मान रख दिया, dx dy dz, q1 की जगह पे x, q2 की जगह पे y, q3 की जगह पे z। तो इस तरह से d टाउ इज इक्वल टू dx dy dz एक घनाभ का क्षेत्र, घनाभ का वैल्यूम है। अगर हम यही चाहते हैं कि कोई भी अगर घनाभ है हमारे पास, तो अगर उसकी तीनों साइड इफ इक्वल देन द पैरेललोपिपेड कन्वर्टेड इनटू द क्यूब, अर्थात हमारे पास कोई क्यूब है तो इसकी सभी साइड आपस में बराबर होंगी, सभी साइड क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो फार क्यूब के लिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, देन dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz, देन तब d टाउ इज इक्वल टू dx का क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब। ऐसे हम चाहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फाइंड कर लिया इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में फाइंड करना चाहते हैं। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं q1 इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है, q2 इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, q3 इज इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है, h1 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास 1, h2 इज इक्वल टू r, h3 इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो हमारे पास d टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h1 h2 h3 dq1 dq2 dq3। कई लोगों की शिकायत है कि वीडियो स्पष्ट नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग क्वालिटी बढ़ा लें थोड़ी सी वीडियो की। तो h1 का मान क्या हो जाएगा, h1 का मान 1 है, h2 का मान r है, h3 का मान r साइन थीटा हो गया, dr d थीटा d फाई हो गया। कुछ नहीं, q1 q2 q3 का मान रख दिए हैं। तो d टाउ इज इक्वल टू r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अगर हम चाहते हैं टोटल वैल्यूम फाइंड करना, तो टाउ इज इक्वल टू वैल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस फाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, r की जो लिमिट होगी 0 टू r हम मान के चलते हैं जिसकी रेडियस r है, कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर ऐसे है जिसकी रेडियस r है मेरे पास, और थीटा की वैल्यू ऑलवेज 0 टू पाई के बीच में होती है, और फाई की वैल्यू ऑलवेज 2 पाई के बीच में होती है। जहाँ पे हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत बेहतर डिस्कस किया गया है, लिमिट वाली वैल्यू की, कैसे हम इतना ही लिमिट लेते हैं। असल में तो किसी भी स्फीयर की रेडियस इन्फिनिटी तक हो सकती है, बट हियर बी कंसाइडर द रेडियस ऑफ स्फीयर इज फाइनाइट। तो हमारे पास ये लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू r स्क्वायर और dr को सेपरेट कर दिए ताकि प्रोडक्ट फॉर्म में है। अब फाई की लिमिट, थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू पाई साइन थीटा d थीटा,
और 2 पाई तक हो जाएगा डी फाई। और इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे आर क्यू अपान क्यूब 0 टू आर, यहाँ पे माइनस कास थीटा 0 टू पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई 0 टू 2 पाई। तो यहाँ पे हम लिमिट अब रखते हैं आर क्यूब अपान क्यू। यहाँ पे इसकी मान पीछे हम लोग कहीं कैलकुलेट किए हैं, द वैल्यू ऑफ माइनस कास थीटा अंडर द लिमिट 0 टू पाई इज इक्वल टू 2 होता है। ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ तक हम का पा गए 4 पाई आर क्यू अपान 3। आप जानते हैं द वैल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू। प्रूफ हो गया, मतलब कि जो वैल्यूम कहाँ से, कोई पूछ दे कि कैसे वैल्यूम किसी स्पेयर का 4 पाई आर होता है, तो यहाँ से हम दिखला सकते हैं। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द लिमिट वी कैन शो द वैल्यूम ऑफ एनी स्पेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू अपान 3। तो वैल्यूम ऑफ स्फेयर, ताकि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में स्फेयर की ही वैल्यूम फाइंड करेंगे। अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो इन सिलेंड्रिकल SYLINDRICAL सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम में हम जानते हैं जो Q1 की वैल्यू होती है रो होती है, Q2 की जो वैल्यू होती है फाई होती है, और Q3 की जो वैल्यू होती है वो जेड होती है। पीछे शुरुआत ही जो हम शुरुआत किए हैं इसी चीज़ को पढ़ा है हमने। यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ए, कार्टेशियन के लिए ए, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, शायद दूसरा लेक्चर या चौथे लेक्चर में है ये, आप देख सकते हैं, वहाँ से लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और H1 इज इक्वल टू 1, कहाँ से ए H1 रो ये सब हम लिख रहे हैं उसका हमने बता दिया है, आप जर्नली याद कर सकते हैं अगर वो नहीं देखनी है तो। H2 की मान क्या हो जाएगी, रो कहाँ से रो लिख रहे हैं H2 की वैल्यू वो फाइंड किया गया है, स्केल फैक्टर जहाँ पे हमने डिफाइन किया है H3 इज इक्वल टू 1, ताकि स्केल फैक्टर वाली लेक्चर में एक डिस्कस किया गया है। तो डी टाउ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है H1 H2 H3 DQ1 DQ2 DQ3। अब यहाँ पे H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू रो है, H3 की वैल्यू 1 है, डी रो डी फाई डी जेड। तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा डी टाउ इज इक्वल टू रो डी फाई डी जेड। हम एक ऐसे सिलेंडर की बात करते हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसकी लेंथ जो है फाइनाइट है और रेडियस हमारे पास क्या है, यही हमारा होता है पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट रो है, फाई है, जेड है। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारी एजीमुथल एंगल हो जाएगी। अगर यही पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसके पैरेलल तब ये हमारा एजीमुथल एंगल होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये हमारा एजीमुथल एंगल होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो एक्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई प्लेन में, तब हमारा ये लाइन हमने मिलाया, ये वाली लाइन फाई हो जाएगी, ताकि जो ये वाली लाइन इसके साथ कंसाइड करेगा ये एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, तो टोटल फाई ये हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे पॉइंट वेरी करेगा वैसे वैसे फाई थीटा वेरी करते रहेंगे, फाई रो वेरी करता रहेगा। तो हम ऐसा बात किए कि ऐसी सिलेंडर की बात की है जिसका रेडियस रो इज इक्वल टू क्या है आर है, नॉट फाइनाइट, एंड द लेंथ इज इक्वल टू जेड है, ताकि लेंथ भी इन्फिनिटी हो सकता है, ताकि जो लिमिट होती है 0 रो टू इन्फिनिटी होती है, 0 फाई की वैल्यू ऑलवेज इन स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो यही होता है। जेड की जो लिमिट होती है इन्फिनिटी तक हो सकती है, अर्थात लेंथ और रेडियस इन्फिनिटी तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो टोटल वैल्यू अगर हम देना चाहते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल रो डी फाई डी जेड, और लिमिट रख देते हैं। रो की लिमिट क्या है यहाँ पे 0 टू लिख देते हैं, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट 0 टू रो की लिमिट क्या है आर, मतलब जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आर है, फाई की वैल्यू हर हमेशा 2 पाई के बीच में 0 टू 2 पाई होता है, और जेड की वैल्यू यहाँ पे जो लेंथ है सिलेंडर की हम मान के चले हैं फाइनाइट है, जिसकी वैल्यू यल है। तो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू आर
रो डी रो सेपरेट कर देते हैं बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म में 0 to 2 पाई डी फाई, यहाँ पे 0 to L डी जेड। इंटीग्रेट करते हैं तो रो स्क्वायर अपान 2 लिमिट हो जाएगा 0 to R। इसका हम ज्यों इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई हो जाएगी लिमिट 0 to 2 पाई। जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to L जेड मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे R स्क्वायर अपान 2 पाई, इसका लिमिट यहाँ पर रख दिए L 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे पाई L R स्क्वायर। ये जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब कैसे वॉल्यूम होती है सिलेंडर का हमें यहाँ पे प्रूव कर लिया। एक बार और जो मैंने लिखा था पीछे उस चीज़ को एक बार और डिस्कस कर देते हैं। सिस्टम ये हमारा होता है, सिस्टम होता है, ये हमारा Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। जहाँ पे हमने स्केल फैक्टर वाली लेक्चर हमारी है वहाँ पे H1 स्केल फैक्टर है, H2 स्केल फैक्टर है, H3 स्केल फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस Q1 Q2 Q3। स्केल फैक्टर अगर आप देखना चाहते हैं कैसे हम वैल्यू ले रहे हैं 1 R साइन थीटा रो ये सब उसमें मिल जाएगी। तो हम पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं SYSTEM सिस्टम की। दूसरा हम बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तब। और तीसरा हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं DRICAL सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट SYSTEM सिस्टम। तो हमारे पास जो कार्टेशियन में Q1 की वैल्यू x होती है, y होती है, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू z होती है। बिकॉज इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट in a Cartesian coordinate system we require 3 independent variable generally known as x y z। h1 की वैल्यू 1, h2 का 1, h3 का 1। स्केल फैक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम h1 h2 h3 करस्पॉन्डिंग टू द Q1 Q2 Q3 एक्सिस। इस तरह स्फेरिकल में R होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है थीटा, तीसरा होता है फाई, और स्केल फैक्टर h1 करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस Q1 इज इक्वल टू 1। H2 स्केल फैक्टर है करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस Q2 इज इक्वल टू R। ये भी हमारा स्केल फैक्टर है। H3 करस्पॉन्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस Q3 R साइन थीटा। इसी तरह सिलेंड्रिकल में क्या होता है रो होता है, यहाँ पे R स्फीयर होता है, स्फीयर का रेडियस होता है, यहाँ पे रो सिलेंडर की रेडियस होती है। और दूसरा होता है हमारा फाई, तीसरा होता है जेड, यहाँ पे लेंथ होता है सिलेंडर का। इसका स्केलर फैक्टर क्या हो जाएगा रो के करस्पॉन्डिंग 1, फाई के करस्पॉन्डिंग रो, जेड के करस्पॉन्डिंग 1। अगली वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन और ग्रेडियंट डाइवर्जेंस को समझेंगे। धन्यवाद।